हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास में संगठित क्षेत्र क्या होता है, क्या होते हैं और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बेहतर तरीके से जानेंगे। इसके पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या मेन डिफरेंसेस है, इसको भी मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दिया है पहली क्लास में। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया दूसरी क्लास में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दिया है। आज हम बात करेंगे संगठित क्षेत्र क्या होते हैं और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, अगर आप एक बार सोचिए कि संगठित का मतलब क्या होगा। संगठित का मतलब कोई ऐसी चीजें होंगी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं पंजीकृत होंगी, तभी हम उन्हें संगठित मानेंगे। ठीक, तो संगठित का मतलब क्या हो सकता है, जिसमें 4-6 लोग एक साथ मिलकर काम करते होंगे। हो सकता है किसी के द्वारा यह संस्था निर्मित की गई हो। देखिए, संगठित का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमेशा संगठित होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कंपनी को लेकर, मान लीजिए बीएसएनएल कंपनी हो गई, तो बीएसएनएल कंपनी एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन है। एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। जो आप सोचिए एक बार कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे। पहली चीजें, इसमें सरकार की भी भूमिका होगी, इसमें और लोगों की भी भूमिका होगी, यानी कि काम करने वाले ज़्यादा लोग होंगे और एक ही साथ काम करते होंगे, जिनका एक मेन उद्देश्य होता है। असंगठित क्षेत्र में आप सोचिए कि जहाँ पर क्या होता होगा, जहाँ पर क्या होता होगा कि एक तरीके से लोग मिलकर काम नहीं करते होंगे, बल्कि अलग अलग काम करते होंगे। देखिए, इसके नाम से ही आप सोचिए कि असंगठित, यानी कि जो संगठित नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, असंगठित क्षेत्रक वाले कहेंगे। जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं उन्हें असंगठित क्षेत्र कह सकते हैं, या जो संगठित क्षेत्र नहीं होते वे असंगठित क्षेत्रक होते हैं। तो आइए एक बार मैं आपको बेहतर तरीके से इसकी विशेषता बताता हूं, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए, संगठित क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, जो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं। जो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और जो सरकार के द्वारा वेस्ट सेक्टर, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, आप एक बार सोचिए, जो संगठन सरकार के द्वारा पंजीकृत है। आप सोचिए एक बार, अगर सरकार ने किसी को रजिस्ट्रेशन दे दिया है, सरकार ने किसी को रजिस्टर्ड कर दिया है, सरकार ने किसी को रजिस्टर्ड कर दिया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ेगा। तो यानी कि संगठित क्षेत्र जो होता है, संगठित क्षेत्र जो होते हैं वे सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सरकार के नियमों व विनियमों का पालन करते हैं। सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। ठीक, तो संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया जो सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, वे संगठित क्षेत्र होते हैं। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, जो सरकार के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या होता है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को क्या होता है, उन्हें सुख सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें क्या मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। किन्हें मिलता है, जो सरकार के द्वारा जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या कर्मचारी हैं, उन्हें क्या मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं।
और सुख सुविधाएं कैसे मिलती हैं, जैसे कि उन्हें छुट्टी मिलती है, क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है, ठीक है, और भविष्य निधि मिलता है, भविष्य निधि मिलता है, भविष्य निधि मतलब हो जाता है पीएफ, और क्या मिलता होगा, सेवानुदान मिलता होगा, क्या मिलता है, सेवानुदान मिलता है, सेवानुदान आदि मिलता है। तो जो सरकार के द्वारा पंजीकृत क्षेत्रक होते हैं वे सरकार के नियमों का पालन करते हैं और उनके विनियमों का पालन करते हैं, और उनमें काम करने वाले लोगों यानी कि कर्मचारियों को क्या मिलते हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि छुट्टी मिलती है और छुट्टी के दौरान उनकी सैलरी नहीं कटती है। दूसरी बात, अगर वे कहीं पर जहां पर काम करते हैं उनसे उन्हें क्या मिलता है, पीएफ, उनका पीएफ जमा होता है, बाद में उन्हें पीएफ मिल जाता है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें पेंशन भी मिलती है, ठीक है, उन्हें क्या मिलता है, पेंशन भी मिलती है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें पेंशन भी मिलती है, वैसे अब पेंशन बंद हो गया लेकिन कुछ क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है, तो एक अलग बात, लेकिन ये तो जानिए कि यहाँ मिलता है जरूर, ठीक, तो पेंशन भी हो गया। तो अब आइए बात, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनमें काम करने वाले लोगों को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं चौथी बात कि संगठित क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सरकारी संस्थानें में जैसे कि बीएसएनएल हो गया, ठीक है, ओएनजीसी हो गई सरकार की, भेल कंपनियां हो गई, ठीक है, और एक तरीके से सरकार के द्वारा जो पंजीकृत कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गई, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो रिलायंस कंपनियां हो गई, तो ये सब भी, या बड़ी बड़ी और भी जो कंपनियां हो गई, बिरला सॉफ्ट हो गई, ये सारी कंपनियां क्या होती है, संगठित होती है, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होती हैं, और जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होती हैं और सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, ठीक है, सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि छुट्टी के दौरान उनके पैसे नहीं कटते हैं, साथ ही साथ उन्हें भविष्य निधि यानी पीएफ मिलता है, सेवानुदान यानी रिटायर्ड होने के बाद उन्हें पैसा मिलता है, और साथ ही साथ उन्हें पेंशन इत्यादि की सुविधाएं उन्हें मिलती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस तरह की कोई चीजें नहीं मिलती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र में किस प्रकार की संस्थानें आएंगी, यानी कि किस प्रकार की इंस्टीट्यूशन आएंगी। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं, पहली चीजें, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि जो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो ऐसे मजदूर होते हैं जो घरों में जाकर 300-400 रुपए की मजदूरी करते हैं, ठीक है, इत्यादि, जिनके पास भूमि नहीं है वे जाकर कहीं पर काम करते हैं, भूमिहीन लोग जो होते हैं कृषि में काम करते हैं, और श्रमिक लोग होते हैं जो अन्य जगह पर काम करते हैं। तो इन लोगों को आप सोचिए कि जो लोग एक तरीके से डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो डेली अपना रेहड़ी ठेला इत्यादि चीजें लगाते हैं, क्या वे संगठित में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वे असंगठित में आएंगे, क्योंकि वे सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इसलिए वे संगठित क्षेत्र में नहीं आएंगे। किसमें आएंगे? असंगठित क्षेत्र में आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। अगर वे छुट्टी करते हैं तो उनकी पैसा कट जाता है, ना तो उनके लिए कोई पीएफ जमा होता है, ना उनका कोई रिटायरमेंट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, और ना ही सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, और ना ही इनकी रोजगार की अवधि नियमित होती है। एक चीज और भी अगर यहाँ मेंशन करना चाहो तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की रोजगार की अवधि नियमित होती है। जैसे कि आप देखिए कि बैंक में काम करने वाले लोग हैं, आईएएस, आईपीएस, पुलिस वाले जो होते हैं, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इत्यादि संस्थानों या इत्यादि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग हैं, जिनके नियमित रोजगार होते हैं, साथ ही साथ उन्हें सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे लोगों, काम करने वाले लोगों को कह सकते हैं संगठित क्षेत्र में आते हैं। और संगठित क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है
कि सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे बिरला सॉफ्ट कंपनी हो, या गेल भेल बीएसएनएल हो, या एयरटेल हो, या आइडिया हो, कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होती हैं, वे सारी कंपनियां किस में आती हैं? वे संगठित क्षेत्रक में आती हैं। वे सारी कंपनियां किस में आती हैं? संगठित क्षेत्रक में आती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने भी डेली बेसिस काम करने वाले लोग होते हैं वे असंगठित क्षेत्रक में आते हैं, या ऐसे संस्थान जहां पर क्या होता है कि सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, वे असंगठित क्षेत्रक में संस्थान आते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि संगठित क्षेत्रक क्या होते हैं और असंगठित क्षेत्रक क्या होते हैं। संगठित क्षेत्रक की क्या विशेषता है और असंगठित क्षेत्रक की क्या विशेषता है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलें। देखिए, आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। इस लॉकडाउन में आपको हमारी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप लोग, कुछ तो हमारे बहुत सारे छात्र हैं, कम से कम ऑफलाइन में मेरे 100-150 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ एक एक बच्चा अगर एक एक दिन शेयर कर दे, एक एक छात्र को शेयर कर दे, दो दो छात्रों को शेयर कर दे, तो तब भी हमारा थोड़ा सा काम हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे छात्र शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे पता ही नहीं चलता उसके पीछे का क्या कारण है। मैंने उन्हें ऐसी कौन सी बात कह दी है जो उन्हें बुरा लगता है शेयर करने में, ठीक है। ऐसी कौन सी कमियां हैं। वैसे तो जहां तक मेरा प्रयास रहता है, आज तक मैंने कभी किसी छात्र के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है। अपने ईमानदारी पूर्वक मैंने पढ़ाया है। और कितने ऐसे छात्र होंगे जो अभी तक सेलेक्ट हो गए होंगे, जिसका अगर रिजल्ट आप देखना चाहो तो पिछले मैंने वीडियो भी डाला है, कितने रिजल्ट का मैंने डाल दिया है, कितने छात्र सेलेक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी किया हो तो एक गलत बात है, ठीक है। मैंने आज तक किसी व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन भी नहीं कह सकता है कि मैंने उसके साथ बेईमानी पूर्वक काम किया है, ईमानदारी से काम नहीं किया है। मैंने प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक छात्र के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, मेरा दोस्त नहीं है, मैंने आज तक किसी एक सिंगल पर्सन के साथ कोई गलत नहीं किया। इस बात की मैं हमेशा दावा कर सकता हूं, और कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने मैं नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सकता हूं कि आज तक मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है और ना ही किसी के साथ गलत किया है, और ना ही मेरी कभी इच्छा होती है कि मैं किसी के साथ गलत करूं, और ना ही मैं हमेशा अपने आप से आशा करता हूं कि कभी मैं ऐसा करने के लिए किसी के बारे में सोचूं। तो साथियों, आप सभी लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, आपको सपोर्ट करना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। जिस तरह से आपके संगठित क्षेत्रक होते हैं, उसी तरह जिस तरह आपके संगठित क्षेत्रक होते हैं और असंगठित क्षेत्रक होते हैं, उसी तरह पब्लिक सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं, वो सारे अंतर हम अगली क्लास में देखते हैं। तो आइए बात करते हैं अगली क्लास में।